हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास 12th केमिस्ट्री की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे महत्वपूर्ण अंतर बताने वाला हूं जो आपको 10 नंबर इसी वीडियो में पक्के करवा देंगे, क्योंकि जो अंतर वाला पोर्शन है ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर इसमें से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे तो पूरे 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ऐसा समझाऊंगा कि आज के बाद आपको कहीं वीडियो दूसरी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ A to Z समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर में से सबसे पहला महत्वपूर्ण अंतर है धात्विक चालक तथा वैद्युत अपघटनी चालक में अंतर। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जब अंतर लिखा जाता है तो बहुत सारे बच्चे एक लाइन में लिख देते हैं, लेकिन लिखने का तरीका सही क्या होता है। सबसे पहले आपको धात्विक चालक लिखना है, उसके दूसरी तरफ वैद्युत अपघटनी चालक लिखना है, उसके बीच में आपको एक सीधी लाइन खींच देनी है। अब दोनों तरफ, इस तरफ धात्विक चालक और इस तरफ वैद्युत अपघटनी चालक की जो विशेषताएं हैं वो आपको लिखना है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है इस प्रकार से। तो सबसे पहला है धात्विक और वैद्युत अपघटनी चालकों में अंतर में सबसे पहला अंतर है कि इसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। किसमें? धात्विक चालक जो होते हैं, धात्विक चालकों में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, ठीक। और वैद्युत अपघटनी चालकों में क्या होता है? धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। ये अंतर है इसका, ठीक है। क्या अंतर है? धात्विक चालकों में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, और वैद्युत अपघटनी चालकों में धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है, ठीक। जैसे धन आयन, ऋण आयन, इस प्रकार से। और धात्विक चालकों में क्या होता है? ताप बढ़ने पर चालकता घटती है, ठीक। धात्विक चालकों में क्या होता है? ताप बढ़ने पर चालकता घट जाती है। और वैद्युत अपघटनी चालक में क्या होता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद में यहीं से तीसरा अंतर निकल कर आता है कि इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। किसमें नहीं होता? धात्विक चालकों में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, और यहीं पर वैद्युत अपघटनी चालकों में क्या होता है? इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि धात्विक चालकों में रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा और वैद्युत अपघटनी चालकों में रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक। ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहीं से चौथा अंतर निकल कर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं में चालन का कार्य करते हैं। धात्विक चालक जो होते हैं वो ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में चालक का कार्य करेंगे, ठीक। और जो वैद्युत अपघटनी चालक होते हैं ये केवल द्रव अवस्था में ही चालन का कार्य करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट था, तो इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये समझ में आ गया। एक बार फिर से समझा देते हैं, जल्दी जल्दी देखिए। धात्विक चालकों में क्या होता है? इसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। वैद्युत अपघटनी चालक में इसमें धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है, ठीक। इसमें ताप बढ़ने पर चालकता घटती है और इसमें ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है। फिर है इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, और वैद्युत अपघटनी चालक में इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। और यहीं पर धात्विक चालक क्या होते हैं? ये ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं में चालन का कार्य करते हैं, और ये केवल द्रव अवस्था में ही चालन का कार्य करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर है। अब चलिए अगला देखते हैं। अब उसके बाद में यहाँ से दूसरा अंतर आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें पहले से इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि और चाहे कोई पूछा जाए या ना जाए लेकिन ये ज़रूर पूछा जाता है। ये है अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर है, ये बार बार पूछा गया, हर बार ये आता है, ठीक है। तो इस बार भी आने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर एक तरफ डाल लेते हैं कोटि, दूसरी तरफ डाल लेते हैं आणविकता। तो यहाँ पर देखते हैं कोटि क्या होती है। तो कोटि में लिखते हैं यह एक प्रायोगिक मान है। आणविकता होती है यह एक सैद्धांतिक मान है, ठीक।
कोटि क्या होती है, एक प्रायोगिक मान होता है। आणविकता एक सैद्धांतिक मान होता है। ठीक है, ये आपको समझ लेना है। उसके बाद में नंबर 2 पे है कि कोटि शून्य, भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक हो सकती है। कोटि का जो मान होता है वो शून्य भी हो सकता है, भिन्नात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। यहीं पर आणविकता कभी भी शून्य, भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि आणविकता जो है हमेशा जब तक कोई अणु भाग नहीं लेगा तब तक अभिक्रिया नहीं होगी, और आणविकता जो है अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या होती है। इसलिए अगर अणु ही भाग नहीं लेंगे तो आणविकता कहाँ से आएगी, इसलिए आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। ठीक, इतना समझ में। अगला देखिए, यहाँ से 3 नंबर पे है कि वेग तथा अभिकारक की सांद्रता में संबंध बताती है। कौन बताती है? कोटि जो है यह वेग तथा अभिकारक की सांद्रता में संबंध को बताती है, और आणविकता क्या है, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये अभिकारक की सांद्रता में संबंध बताती है, और ये क्या करती है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अगला देखते हैं, यहाँ पे 4 नंबर पे है, यह अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाती है। कौन दर्शाती है? कोटि जो है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाती है, और आणविकता यहीं पर क्या करती है, यह अभिक्रिया में प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाती है। या क्या करती है, यह अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाती है। यहीं पर आणविकता अभिक्रिया में प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाती है। ये इम्पॉर्टेंट अंतर है। ठीक, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं यहीं से अगला अंतर। उसके बाद में यहाँ से इम्पॉर्टेंट अंतर, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो इम्पॉर्टेंट है वही आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर का जो है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर डीएनए तथा आरएनए ये है बायोलॉजी का, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में भी इसको पूछा जाता है। आखिरी में एक चैप्टर है, उसमें डीएनए तथा आरएनए भी पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जो बायोलॉजी वाले हैं उनको तो ये फ़ायदा हो जाएगा, और जो मैथ वाले हैं उनको हम बता रहे हैं, तो सब लोग इसको तैयार कर लेना। ठीक है, तो डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर होता है? तो सबसे पहले डीएनए का फुल फॉर्म और आरएनए का फुल फॉर्म भी तैयार होना चाहिए। इसका होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इसका होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है बहुविकल्पी में। ठीक है, तो यहाँ से बहुविकल्पी भी 1-2 नंबर का पूछा जाता है, और ये अंतर भी पूछा जाता है। तो अगला यहाँ से अंतर निकल कर आता है कि इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, जो इसका नाम वही इसमें शर्करा, इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, और आरएनए में इसमें राइबोज शर्करा होती है। ठीक है, और अगला यहाँ से निकलता है नंबर 2 पे, इसमें थायमीन क्षार होता है, और इसमें क्या होता है, यूरेसिल क्षार होता है। तो 4 क्षार होते हैं, दोनों में 2 होते हैं वो कॉमन होते हैं, जैसे एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन इसमें भी होगा, ग्वानिन इसमें भी होगा, इसमें भी एडेनिन और ग्वानिन होगा, लेकिन यहाँ पर आरएनए में क्या होगा, यूरेसिल हो जाएगा, और डीएनए में थायमीन हो जाएगा। ये दोनों अंतर होते हैं, और एडेनिन और ग्वानिन दोनों में पाए जाते हैं। तो याद रखना कि डीएनए में थायमीन क्षार पाया जाता है, और आरएनए में यूरेसिल क्षार पाया जाता है। ठीक, यहीं पर तीसरा अंतर मोस्ट इम्पॉर्टेंट निकल कर आता है, इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है। जो डीएनए होता है वो द्विकुंडलित संरचना होती है, यानी कि इस प्रकार से इसकी संरचना बनाई जाती है। ठीक, द्विकुंडलित। और यहाँ पे इसकी संरचना क्या होती है, एकल सूत्री होती है। आरएनए की जो होती है वो एकल सूत्री होती है, और यहीं पर डीएनए की द्विकुंडलित संरचना होती है। ठीक है, ये चौथा पॉइंट है, इसको मैंने पहले लिख दिया था, तो इसको बाद में लिखना है। ठीक है, यहाँ से देखिए, अब चौथा पॉइंट है कि डीएनए जो है यह केंद्रक में पाया जाता है। ठीक, और यहीं पर आरएनए क्या है, आरएनए यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि डीएनए हमेशा डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, और आरएनए हमेशा कोशिका द्रव्य में
पाया जाता है। तो एक बार फिर से समझाते हैं। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, आरएनए में राइबोज शर्करा होती है, इसमें थाइमीन क्षार होता है, आरएनए में यूरेसिल क्षार होता है। डीएनए में मतलब इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है डीएनए की, और आरएनए की इसकी संरचना एकल सूत्री होती है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है, और आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो वो कमेंट कर दीजिए, या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं वो भी कमेंट कर दीजिए किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।